जी दर्शकों दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रजनीश कुमार और मेरी अभी मौजूदगी एक ऐसे गांव में जो कि खेल गांव बरौनी के नाम से विख्यात है, जिसकी जननी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बताएंगे कि जो यह बरौनी जो रामशरण शर्मा जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उनकी यह जन्मभूमि रही है। वहाँ के एक ऐसे लाल जो कि अपनी वायुसेना से अवकाश प्राप्त करने के बाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अवकाश प्राप्त करने के बाद आई क्वेंटा नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके एक तरह से फाउंडर रह चुके हैं सर। और एजुकेशन का एक तरह से अलग जगाने के लिए लगातार 10 वर्षों से अपने कार्य को दिखा रहे हैं, समाज में कर रहे हैं। और अभी हाल ही में तेघड़ा विधानसभा की अपनी दावेदारी के लिए बहुत ही नजदीक आ चुके हैं और अपनी दावेदारी दे चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? आपने एक महानगर की चकाचौंध से चल के आए हैं और एक गांव में अब रह रहे हैं और गांव समाज की चीजों को देख रहे हैं करीबी से। क्या लग रहा है, गांव में क्या विकास चल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा? क्योंकि मैं महानगरों से आया हूँ और महानगरों के चकाचौंध में रहा हूँ और वहाँ का चकाचौंध तो रियली देखने लायक होता है, लेकिन जो समाज और गांव की बात होती है वो अलग होती है। और मैं जब यहाँ आता हूँ तो हर बार आता हूँ और हर बार आकर के मैं यहाँ का विकास ही चेक करता हूँ कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं उस क्षेत्र में विकास चूँकि नहीं हो रहा है, आपको पता है, मैं जैसे बताया था पहले भी कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर साक्षरता को देखें तो साक्षरता में अपना बिहार जो है सबसे निचले पायदान पे चल रहा है अभी भी, जबकि विकास होना चाहिए था। और बिहार जैसा राज्य जो कभी जो है धरती थी जैन की, बौद्ध की और बड़ी धरती थी, और यहाँ नाम था नालंदा विश्वविद्यालय था जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, और वहाँ पे ये बिहार एक बीमारू राज्य बन के उभर गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात हो गई। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कैसे अच्छा किया जाए, कैसे विधानसभा हो या बेगूसराय हो या बिहार को हो अपनी गरिमा को लौटाया जाए, इसके लिए मैं जो है अपना विधानसभा क्षेत्र चुना हूँ पहले, और आगे जो है पूरा बिहार के लिए क्या आगे जहाँ तक हो सके संभव है मैं जान लगा दूंगा। और सर आपने तो बताया कि महानगर से आए हैं और गांव में रह रहे हैं, दोनों में हमें बहुत अंतर लग रहा है। और कहीं ना कहीं बिहारू एक तरह से पिछड़ा हुआ राज्य अब दिख रहा है और शिक्षा का जो स्तर है धीरे धीरे गिरता जा रहा है। काफी एक अलग तरह की विडंबना है, हम कहा जा सकता है। और जहाँ की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुके हैं और आपने बहुत बड़े कंपनी आई क्वेंटा नाम की बहुत बड़ी कंपनी में जो एजुकेशन का एक तरह से हब कहा जाए, उसमें आप एमडी के रूप में है। तो सर क्या लग रहा है कि बच्चों को आने वाले समय में कहाँ आप देखना चाहेंगे? बच्चे यहाँ से जब वो पिछड़ते हुए आगे आते हैं तो पिछड़ने के बाद उन्हें यही होता है कि प्लान करके दिल्ली, मुंबई, और पढ़ाई में भी अगर देखा जाए तो अपने बिहार में किसी भी तरह की एजुकेशन नाम का चीज नहीं है। उनको पढ़ने के लिए दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, उन तमाम जगहों पे जाना पड़ता है। सर क्या कहना चाहेंगे, इस चीजों को किस रूप से आप देख रहे हैं? सबसे पहली बात है कि 2017 में एक कंपनी आई क्वेंटा एस्टेब्लिश किया मैंने, और मेरा ये ध्यान था कि पूरे देश लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। कैट प्रिपरेशन के माध्यम से हमने ये कार्य शुरू किया, और आज आपको आश्चर्य होगा और बहुत ही गर्व होगा कि 700 प्लस 99 परसेंटाइल कैट परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें लाए हैं। और ये पूरे भारत का रिकॉर्ड है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कोई भी कंपनी ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, 110 भी नहीं कर सकती। और हमारी कंपनी आई क्वेंटा के माध्यम से 700 प्लस लड़के 99 परसेंटाइल लाए हैं, 100 के आसपास लाए हैं, और वही लड़के IIM करेंगे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जाएंगे, और उनका पैकेज जो है 32 लाख मिनिमम होगा ईयरली, और ये जाएगा करोड़्स में जी। तो कहने का मतलब मैं बड़े लेवल पे आपको CO दे रहा हूँ, MD दे रहा हूँ, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर दे रहा हूँ, विधानसभा स्तर पे क्यों नहीं? ये बात सुन करके मेरे को भी अचंभा लगता है कि हमारा बिहार शिक्षा के क्षेत्र में इतना नीचे कैसे गिर गया। 90% को मैं बात किया तो पता चला कि उसको कैट का मीनिंग ही नहीं पता है, या कैट क्या होता है जानकारी ही नहीं है। जबकि अपने गांव, समाज और राज्य के बच्चे काफ़ी प्रतिभाशाली हैं और वो IAS PCS तक कर सकते हैं, तो कैट जैसा परीक्षा क्यों नहीं कर सकते? तो इसी क्षेत्र में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शिक्षण देने की कोशिश कर रहा हूँ कैट के क्षेत्र में। अपने सारे विधानसभा के बच्चे जो एलिजिबल हैं, जो इंटर ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उनको मैं कैट का फ्री एजुकेशन दूंगा, और वही बच्चे हमारे भविष्य बनेंगे, वही 32 लाख से लेके करोड़ तक का पैकेज ले जाएंगे। और सर
ये तो बात रह गई शिक्षा का, थोड़ा-सा उससे ऊपर उठ के हम लोग बात करते हैं। अब बात आ जाता है स्वास्थ्य पे। अभी देखा जा रहा है कि आपके और आम तमाम तेघड़ा विधानसभा के अंतर्गत हर एक पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, स्वास्थ्य केंद्र होता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ना वहाँ पे सही से डॉक्टर आ रहे हैं, ना वहाँ से नर्स आ रहे हैं, ना वहाँ से सही से टीका लग रहे हैं, ना वहाँ सही से दवाई मिल रहा है। इसको किस रूप में देखना चाहते हैं आपके पास में सर? और बहुत बड़े सरकारी अस्पताल बन गए हैं। कभी उसका जाके निरीक्षण सर कीजिए और देखिए वहाँ पे क्या विडंबना है, क्या स्थिति बनी हुई है। वहाँ पे छत जो बने हैं वो टूटे हुए हैं सर। वहाँ के पदाधिकारी आते हैं तो बताते हैं कि ये हम लोग चेक कर रहे हैं, इस ट्रायल में दे दिए हैं, हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं, जाँच में गया है। तो इसमें सर क्या देखना चाहते हैं और जाँच के नाम पे ये बात दब जाते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र से लेके खेल तक और अब जो है बात आई है आपकी मेडिकल सुविधा। ये मेडिकल सुविधा जो है पूरे विधानसभा में हर गाँव में घूम करके मैं देखा हूँ कि ऐसे-ऐसे गाँव हैं जहाँ पे मेडिकल सुविधा कुछ है ही नहीं। एक स्वास्थ्य केंद्र छोटा रूप में भी होना, जहाँ प्राथमिक उपचार हो, जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं, और फर्स्ट एड की व्यवस्था अगर है, तो अगर आदमी को कुछ भी समस्या होती है तो तुरंत निदान उसका संभव है। पैरामाउंट ऑब्लिगेशन हमारा ये बनता है, सबसे श्रेष्ठ जो है ऑब्लिगेशन ये बनता है कि हर गाँव में एक जो है छोटा-मोटा अस्पताल खुले और प्राथमिक सेवा हो, प्राथमिक सुविधा हो वहाँ पे मेडिकल का। और इसके लिए भी मैं तैयार हूँ और मैं प्रयत्नरत हूँ कि हर ब्लॉक में कम से कम 10-12 तो मिनिमम होना ही चाहिए स्वास्थ्य केंद्र, और वो ऐसे जगह पे हो जो एक-एक गाँव जो है 4 गाँव मिल करके एक गाँव में सुविधा ले सके। इसके लिए जो है एक डॉक्टर का नियुक्ति होगा, जो टेम्परेरी डॉक्टर होगा, भले वो छोटा-मोटा ही डॉक्टर क्यों न हो, ठीक है? और वो रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए। वैसा व्यवस्था करके, डिस्पेंसरी का व्यवस्था करके, और जितने भी हॉस्पिटल हैं जो बड़े से बड़े हैं, चाहे वो सदर हॉस्पिटल हो या नामी हॉस्पिटल हो, किसी खास सेट में रिलेटेड है वो, उसका जो है पूरा विवरण दिया जाएगा। हर हॉस्पिटल का नाम के साथ में उसका मोबाइल नंबर, और जो हमारा ये है सुविधा है उसका, वो पूरा सुविधा से पारित किया जाए, उसको डाला जाए, सुविधा दिया जाए। सर, अगला सवाल लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे सर, आपने हाल ही में इससे पहले किसी गाँव को गोद ले रखे थे। उसके पीछे आपके मन में कहाँ से आइडिया आया सर जो कि इस गाँव को गोद लिया जाए? और उसके बाद आपने जब अपने विधानसभा को भ्रमण किया होगा, तो देखे होंगे कि ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जिसको गोद लेने की ज़रूरत है, उसको सही करने की ज़रूरत है। बहुत सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिला होगा सर। उस पे क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे सर? जी, जब मैं पहले 2017 में गोद लिया और वो सफल हो गया, तो मुझे आकांक्षा और जगी कि भाई चलो, हम तो दूर में लिए हैं गोद, अपने गाँव समाज और आस-पास का जो गाँव है, उसको क्यों न गोद लिया जाए, जो काफ़ी पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है। और वैसा ही पिछड़ा गाँव मैं कम से कम 10 गाँव को चिन्हित कर चुका हूँ। उसमें से एक रात गाँव एक है, दूसरा मुसहरी है, और उसके बाद नौनपुर फर्दी है। एक कल बिंद टोली भी घूम के आया हूँ, जो एनटीपीसी के पास में है। ये सब गाँव, टोटल 10 गाँव ऐसा है जो चिन्हित किया हूँ जिसको गोद लेने की ज़रूरत है, और मैं उसको गोद लेने जा रहा हूँ। मैंने पूरा तैयारी कर लिया है, रूपरेखा भी तैयार कर लिया है, क्या ज़रूरत है उसकी व्यवस्था कर लिया है। टेम्परेरी वहाँ पर देखा कि टीचर लोग कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो प्राथमिक शिक्षा है, जो विशेष शिक्षा है वो नहीं है। कॉलेज भी वहाँ से एनटीपीसी से काफ़ी दूर है, बोलते हैं बीहट में जाना पड़ता है। बीहट वहाँ से 5-7 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, और एक बच्चे के जो कम से कम गर्ल स्टूडेंट है, उसको जाना वहाँ पे, फिर वहाँ से वापस आना, बड़ा टेढ़ी खीर लगती है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्राथमिक जो शिक्षा है केंद्र, वो के उसके साथ-साथ में कॉम्पिटिशन का भी मादा है तैयार करने की मैं कोशिश करूँगा। सर, ये तमाम चीज़ें हो गए जो आपने विधानसभा में नज़दीकी से और करीबी से देखा है। इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा-सा ऊपर उठते हैं और देखते हैं जो किसान की बहुत बड़ी समस्या है, उसको किस रूप में देख रहे हैं और किसान की क्या-क्या समस्याओं को आपने देखा है नज़दीकी से? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि आप जहाँ से बिलॉन्ग कर रहे हैं, यह भी एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसके बारे में क्या आपका राय है सर? सबसे पहली बात है कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाए इसके लिए। जो-जो समस्याएँ हैं उसको नोट किया जाए, और हमारा जो नागरिक होगा, जो जागरूक होगा, उसको एक ट्रेनिंग दिया जाए कि भाई उच्चतम जो है खेती, सही ढंग से खेती कैसे की। और यहाँ पे देखता हूँ, हमारे यहाँ तो देखिए विडंबना है, एक कोसी वाली बात है, जो आप जानते हैं बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है तो महीना, 2 महीना, 3 महीना तो लगातार पानी में ही डूबा रहता है। पीछे हमारा गंगा नदी है, बाया नदी है, उफान आता है तो डूब जाते हैं लोग, खेती भी डूब जाती है, समझे? इसके लिए विशेष रूप से प्रयोजन करने की ज़रूरत है। इसको कैसे बचाया जाए, जैसे बाँध बना हुआ है, गुप्ता बाँध है, या सब्सिडी वाला एक अलग से बीच से एक बाँध भी निकला है।
और कुछ उपाय हो सकता है पानी का या पन बिजली तैयार करना, वैसा कुछ किया जाए तो ये क्षेत्र जो है बहुत खेती का क्षेत्र ही बहुत आगे निकलेगा। सर आपने जब गुप्ता बांध की और बाढ़ की जब चर्च किए हैं, सर आपने जब बाढ़ की और इस तरह की गुप्ता बांध की चर्च की तो एक बहुत बड़ी विडंबना आती है, और वो विडंबना आती है क्या, जो हर साल उस गुप्ता बांध के रिपेयरिंग के लिए फंड निकलते हैं सर, और प्रत्येक साल उसका रिपेयरिंग होता है और प्रत्येक साल फिर वही होते हैं। वो पैसे तो जनता के पैसे हैं, और उसका क्यों नहीं परमानेंट कोई सॉल्यूशन हो रहा है, इसके बारे में सर क्या रहा है, उसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन होगा, या प्रत्येक साल उसका फंड निकलेगा इसी तरह उसका खाना पूर्ति होगा? नहीं, हमको जो है भ्रष्टाचार को तो रोकना पड़ेगा पहली बात, और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, बांध पे बहुत सारे हमारे नागरिक बसे हुए हैं और बहुत ही खानाबदोश का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं उस एरिया में घूम रहा था, मैं देखा हर नागरिक वहाँ पे परेशान है और गुप्ता बांध पे शरण लिए हुए है, उसको जमीन नहीं मिल रहा है। तो मेरा पहला प्रयास ये होगा कि पहले उसको जमीन दिया जाए, और जमीन के साथ साथ में जो घर बनाने की व्यवस्था है वो व्यवस्था की जाए, और इसके लिए मैं जो है सो तत्पर हूँ और मैं ये करूँगा। मैंने प्रण ठान लिया है कि ऐसा करना है तो करना है। दूसरी बात क्या है कि जो भी बात है गुप्ता बांध की, रिपेयर नहीं होता है, रिपेयर होता भी है तो टेम्पोररी रिपेयर होता है और दिखा दिया जाता है, दैट इज खाना पूर्ति उसको बोलते हैं। तो इस पे भी लगाम लगाया जाएगा और सही ढंग से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ऐसा हम व्यवस्था करेंगे। सर हम लोग लास्ट सवाल पे आते हैं और सवाल की नजदीकी पे आते हैं। सर जानना चाहेंगे कि जो आम आवाम के लिए सर प्रत्येक पंचायत में एक आरटीपीएस काउंटर का निर्माण होता है, जो आम आवाम के लिए हित में होता है, जिनको कि ब्लॉक का चक्कर ना लगाना पड़े और मंडल का चक्कर ना लगाना पड़े, इसके लिए एक पंचायत में आरटीपीएस काउंटर का निर्माण होता है। सर आपकी ही पंचायत में आरटीपीएस काउंटर का निर्माण होंगे, पूरी विधानसभा में आरटीपीएस काउंटर के निर्माण है, लेकिन उसमें जो नियमतः काम होनी चाहिए वो काम नहीं होते हैं, और लोगों को दौड़ना पड़ता है, ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है, दिन में 3 बार बुलाया जाता है, अगले दिन बुलाया जाता है, फिर पैसा का डिमांड किया जाता है। वो तमाम चीजें सर आ रहे हैं, उस चीज पे कैसे लगाम लगाएंगे, क्या देखते हैं? जी सर, पहली बात तो एक ऑफिस हमारा रहेगा पूरे विधानसभा में, और सब ऑफिस भी रहेगा विधानसभा के आसपास भी, मतलब उसके अंदर में, ठीक है ना। ये तो मेरा पहला प्रयोजन है, क्योंकि जो हमको इम्प्लीमेंट करना है वो सिस्टमेटिक ढंग से करना है, और सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए एक अपना भी ऑफिस होना चाहिए। अगर ये लोग सुचारू ढंग से नहीं काम कर रहे हैं तो हमारा ऑफिस वाला उसको दबाव डाल के काम करवाएगा। ऐसी व्यवस्था मैं करने जा रहा हूँ, और वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है और सही ढंग से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, या जनता निराश होकर क्यों लौट रही है, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत होगी। और मैं ये महसूस किया हूँ, मैं ये देखा हूँ कि तेघरा हो गया, या सीओ का कार्यालय हो गया, या बेगूसराय का कार्यालय हो गया, कलेक्टर ऑफिस हो गया, एसडीओ ऑफिस हो गया, वहाँ की बहुत सारी समस्याएं यहाँ से जनता लेके जाते हैं और रिटर्न हो जाते हैं, उनका कार्य समय पर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए जो है सो एक एक नागरिक को सचेत करके एक नंबर प्रदान किया जाएगा। सिर्फ एक नंबर कॉल करेंगे और मैसेज करेंगे कि हमारा ये काम रुका हुआ है, ये काम होना चाहिए, और वो काम अविलंब होगा। इस पे मैं जो है तत्पर हूँ। अपने दर्शकों, आपने वो तमाम चीज सुने जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या कुछ खास किए हैं, इसके साथ साथ ये किसान के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं, साथ में आम आवाम को जो छोटी मोटी परेशानी होती है, जैसे कि आवासीय बनाना, आय बनवाना, जाति बनवाना, वो तमाम चीजों को किस तरह से निराकार करेंगे, इसका कैसे परमानेंट उपाय करेंगे, गुप्ता बांध जैसी चीजों को कैसे निराकार करेंगे, उन तमाम चीजों पर अपनी बातों को रखा है। सर आखिर में क्या संदेश रहेगा उन तमाम विधानसभा वासियों से? नए साल आने वाले हैं, 2024 बीत चुके हैं, आपके साथ खुशी के माहौल में आपका 24 बीता है, क्योंकि प्रतिभा खोज परीक्षा में जो आपने आयोजन किया था वहां से मैंने देखा कि लगभग 10,000 अभिभावक मौजूद हुए, और उसमें आपकी जो चीजों को देखे हैं नजदीकी से, तो किस तरह से देखेंगे 24 को और आने वाले 25 को? पहली बात तो नया साल के लिए पूरे विधानसभा, पूरे बिहार और पूरे भारतवासियों को शुक्रिया, और मैं संवेदना देता हूं कि भाई सब अच्छा रहे 2025। और मैं जो है और उत्साह से और अदम्य उत्साह से मैं पूरा जो है तेघरा विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए मैं अपना जो कदम बढ़ाया हूं, कदम बढ़ाता रहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अपने दर्शकों, इस खास एपिसोड में, इस खास कार्यक्रम में हम लोग विदा लेते हैं।